हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न भस्त्रिका प्राणायाम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को चौथे नंबर का स्थान दिया है और हमारे हठ योगी ग्रंथों में भी प्राणायाम को अष्ट कुंभक के नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं में से एक कुंभक का अभ्यास आज हम करने जा रहे हैं, जिसे भस्त्रिका प्राणायाम कहा जाता है। तो बेसिकली इस प्राणायाम के अंतर्गत पहले हम श्वास प्रश्वास का चालन करते हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक, और उसके बाद जब हमारा शरीर थक जाता है तो एक बार हम सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम करने से पूर्व आपका ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जब हम श्वास लेते हैं तो उसे पूरक कहते हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं तो उसे रेचक कहते हैं। और जो हमारी राइट नॉस्ट्रल होती है उसे सूर्य स्वर कहा जाता है, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रल होती है उसे चंद्र स्वर कहा जाता है। तो सूर्य स्वर का अभिप्राय जो है हम सूर्य की गर्म ऊष्मा से ले सकते हैं, और चंद्र स्वर का अभिप्राय जो है वो हम चंद्रमा की जो शीतलता है उससे ले सकते हैं। तो इस प्राणायाम के अंतर्गत हम श्वास प्रश्वास का चालन करते हैं, और जब शरीर थक जाता है तो एक बार सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ताकि हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो बैलेंस रहे। तो हमारे ग्रंथों में ऐसा भी बताया गया है कि जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे जितने भी वात पित्त कफ जन्य रोग होते हैं तो उनसे हमें निवृत्ति मिलती है। तो बेसिकली इसका अभ्यास करने से पूर्व हमारा जान लेना ज़रूरी है कि किन व्यक्तियों को इसका अभ्यास करना चाहिए और कौन से व्यक्ति इसका अभ्यास ना करें तो उनके लिए लाभदायक होगा। ऐसे व्यक्ति जो हृदय रोग से पीड़ित है, मतलब हार्ट डिसीज़ है अगर किसी को किसी भी तरीके का, तो उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जिन्हें हर्निया की प्रॉब्लम है या फिर गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम है या जिन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, अगर उनकी क्रॉनिक स्टेज है जैसे कि ब्रोंकाइटिस या अस्थमा की कंडीशन है, तो उस समय भी इसका अभ्यास बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए अगर प्राइमरी स्टेज है तो। और अगर आगे बढ़ चुके हैं, आप क्रॉनिक स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका अभ्यास ना करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। मतलब आपको इसका अभ्यास नहीं करना है उस कंडीशन में। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में भी इसका अभ्यास जो है आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और गर्मियों में ऑलरेडी हमारे शरीर में इतना हीट उत्पन्न हो रहा होता है, हीट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, तो इसलिए इसका अभ्यास गर्मियों में ना करें। अगर आप अभ्यास फिर भी करते हैं तो आपको फोड़े फुंसी की शिकायत जो है वो आ सकती है। और इसका अभ्यास करने से पूर्व आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं तो अगर आपको अनईजी फील हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं या पसीना बहुत ज़्यादा छूट रहा है, तो इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि नॉर्मली हम प्राणायाम में जो ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करते हैं वो हमारे नॉर्मल लाइफ रूटीन से जो डिफरेंट होता है, तो इसलिए हो सकता है आपको चक्कर आ सकते हैं। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चक्कर आते हैं तो श्वास प्रश्वास को आराम से करें, या फिर कुछ टाइम के लिए रिलैक्स भी कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए आराम भी कर सकते हैं। तो इस प्राणायाम के अभ्यास के दौरान आपको किसी भी तरीके का फोर्स जो है वो नहीं लगाना है, बिल्कुल आराम से इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। साथ ही साथ अब हमारी जो फेशियल मसल हैं उनको पूरी तरह से आपको रिलैक्स रखना है, और बहुत ही स्लो मैनर में बहुत ही आराम से इसका आपको अभ्यास प्रारंभ करना है। तो बेसिकली मैं आपको इसका अभ्यास जो है किस तरीके से करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले आपको खाली पेट पहली बात इसका अभ्यास करना है। साथ ही साथ जब आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो किसी भी एक आसन में स्थिर होकर बैठ जाएं। आपकी कमर गर्दन पूरी तरह से स्थिर हो। अगर आपकी कमर स्थिर होगी तो आपकी दोनों नॉस्ट्रिल जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेंगी, आप ब्रीद इन ब्रीद आउट प्रॉपरली कर पा रहे होंगे, तो इस प्राणायाम का लाभ जो है आप पूरी तरह से उठा पाएंगे। तो बेसिकली जब आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में आ जाएं, कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी हो, आंखें जो है कोमलता से बंद हो, और फेस पर आपके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान होनी चाहिए। तो जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो आपको नॉर्मली ब्रीद इन करना है और ब्रीद आउट करना है। स्टार्टिंग में जो इसे बहुत ही स्लो मैनर में करें, धीरे धीरे आप इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। तो चलिए, हमने इसके बारे में जानकारी तो एकत्रित कर ली कि किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए। मैं इसका एक बार आपको पूरी तरह से अभ्यास करके दिखाती हूँ, 20 स्ट्रोक्स का अभ्यास करके दिखाती हूँ, और उसके बाद फिर आप इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। और नंबरिंग पे आप सजगता रख सकते हैं कि आपने कितनी देर तक या कितने काउंट्स जो हैं वो आपने किए हैं, कितने स्ट्रोक्स आपने लगाए हैं। लेकिन मेनली आपको फोकस करना है इनहेलेशन
और एक्सिलेशन पे, जो कि दोनों ही एक्टिवली होने चाहिए और पूरे इफेक्टिव होने चाहिए। कम करना है लेकिन अच्छे तरीके से करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, जब मैंने इस प्राणायाम का अभ्यास किया, जब मैंने ये प्राणायाम आपको करके दिखाया, तो जो मेरा ब्रीद इन और ब्रीद आउट का रेशियो था वो सेम था। यानी कि इस प्राणायाम के अंतर्गत हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो रेशियो है वो सेम रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्रीद इन करने में 3 से 4 सेकंड लगा रहे हैं तो ब्रीद आउट करने में भी आपको 3 से 4 सेकंड ही लगाने हैं। तो जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। चलिए इसके कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो प्योरीफाई होता है। साथ ही साथ हमारा जो लंग का जो पार्ट यूज़ नहीं हो पा रहा था वो प्रॉपरली यूज़ करते हैं हम। बेसिकली जब हम नॉर्मली इनहेल एक्सहेल करते हैं तो हम मिडल लोब और अपर लोब जो है उसका यूज़ करते हैं हमारे लंग्स के। तो लोअर लोब का यूज़ जो है हम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर म्यूकस जो है वो जमा होता रहता है और म्यूकस जमा होने की वजह से विभिन्न तरीके के रोग जो है वो उत्पन्न होते हैं और कीटाणु जो है वहाँ पे बढ़ते जाते हैं जो रोगों की उत्पत्ति करते हैं। तो जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये जो हमारे एल्वियोलर सैक होते हैं उन्हें ओपन करता है, उन्हें खोलता है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे म्यूकस का जो एक्यूमुलेशन है वो नहीं हो पाता। इसके अलावा जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो जो ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो प्रॉपरली हो पाता है। तो जिसकी वजह से हमें हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ लेवल पर, हमारे सेल्स के लेवल पर ऑक्सीजन जो है उनको पूरी तरह मिल पाता है और हमारा पूरा शरीर जो है वो रोगमुक्त होता है और कहीं ना कहीं वो तंदुरुस्त होता है, एक अलग ही रौनक दिखाई देती है। साथ ही साथ ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होने की वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है और जो हमारा फैट होता है बॉडी का वो भी रिड्यूस होता है। फैट रिड्यूस करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। साथ ही साथ इसका बहुत अच्छा प्रभाव हमारे नर्वस सिस्टम पर भी देखने को मिलता है। और जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी जो एब्डोमिनल मूवमेंट है वो प्रॉपर हो पाती है। हमारा डायफ्राम जो है बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है यानी पेट है उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह से स्टिमुलेट होते हैं। स्टिमुलेट होने की वजह से उनकी फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है और जो पोषक तत्व होते हैं तो वो हमारे शरीर में अच्छी तरीके से सर्कुलेट हो पाते हैं। तो सर्कुलेट होने की वजह से हमारा शरीर जो है बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है और हमारे मन को बिल्कुल शांतता कहते हैं, कामनेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जितने भी जो दबे हुए रोग हैं वो बाहर आने लगते हैं और वो पूरी तरह से ठीक भी होने लगते हैं। तो इस प्राणायाम का अभ्यास अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और ध्यान रहे कि इसकी सावधानियां जो है वो आप बरतना ना भूलें, इसका पूरी तरह से लाभ उठाएं। तो 10 to 20 स्ट्रोक्स जो हैं आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं और अंत में जब आपका शरीर थक जाता है तो एक बार इनहेल करें राइट नॉस्ट्रल से और उसके बाद एक्सहेल करें अर्थात लेफ्ट नॉस्ट्रल से।
इसका मतलब है कि सूर्य भीदी प्राणायाम का अभ्यास जो है एक बार आपको करना है और कुछ 1-1, 2-2 मिनट के गैप के बाद आप इस अभ्यास को 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं और इसी प्रकार से इसका अभ्यास